दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बावजूद भी 90% गेट एस्पिरेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप इंडिया के अंदर अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मिला के देखें और अगर इमेजिन करें कि एक क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन 1000 बच्चों में से मात्र 10% बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होंगे। जी हाँ, और कई केसेस में तो बेटा 1000 बच्चों के बैच में से एक भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि 90% गेट एस्पिरेंट जानता ही नहीं है कि गेट का एग्जाम है क्या, गेट के एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गेट का एग्जाम आपसे क्या चाहता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। सबको लगता है कि मैं बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा, मैं एक बड़े एजुकेटर से पढ़ लूंगा, मैं बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज लगा लूंगा, मैं बड़े बड़े नोट्स बना लूंगा, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी जीवन में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि याद रखना, सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता, उसके साथ साथ आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप भी करनी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि गेट का एग्जाम आखिर है क्या, कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करूंगा एक छोटी सी कहानी से। होता क्या दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक कंपनी है जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस प्रोडक्शन के अंदर एक मशीन है, मतलब जिस मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो गई है, बंद हो गई है। तो जैसी मशीन ब्रेक डाउन होती है तो सीधे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल जाता है। मेंटेनेंस के इंजीनियर्स आते हैं, वो इंजीनियर्स मशीन को चेक करते हैं, अपना वो दिमाग लगाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही नहीं कर पाते। तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करते करते 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे तक प्रोडक्शन बंद होता है। जैसे प्रोडक्शन बंद होता है बेटा, तो पूरे ही कंपनी के अंदर हल्ला मच जाता है कि भाई मशीन डाउन पड़ी है। अब उस कंपनी के बाहर एक मैकेनिक था, कंपनी के गेट के बाहर एक मैकेनिक काम करता था जो जनरेटर सही करता था। उस मैकेनिक को ये बात पता चलती है कि भाई कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे मशीन डाउन पड़ी है। अब चूंकि वो जो मैकेनिक था उस कंपनी के बाहर कई सालों से काम कर रहा था, तो वहाँ पे उसके छोटे मोटे टर्म्स थे, क्योंकि बगल की दुकान पे मैनेजर भी आके चाय वाय पी जाते थे कभी कभी। सो उन्होंने उन मैनेजर से बोला कि सर, मैं भी एक मैकेनिक हूँ, मैं भी इस तरह की मशीनों को देखता रहता हूँ, तो आप मुझे एक बार मौका दीजिए। अब वो जो मैनेजर था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने बोला ठीक है, आप भी ट्राई कर लो आगे। तो हुआ क्या दोस्तों, मशीन डाउन पड़ी हुई है, इंजीनियर्स वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब जो भी उनको करना था कर रहे हैं। अब ये मैकेनिक आता है, ये मैकेनिक थोड़ी देर उस मशीन का मुआयना करता है, पूरी मशीन का काफ़ी देर तक मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद वो अपने टूल बॉक्स में से हथौड़ा निकालता है, हैमर, हथौड़ा निकालता है, और हथौड़ा निकालने के बाद एक चोट मारता है मशीन में। जैसे ही उसने चोट मारी, मशीन के अंदर गियर था जो जाम हो रखा था, फंसा हुआ था किसी वजह से, वो गड़गड़ गड़गड़ चालू हो गया। अब दोस्तों मशीन चालू हो जाती है, और ये देख के जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग सोचते हैं अरे गई हमारी नौकरी। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता। तो फाइनली इंजीनियर भी चौंक जाते हैं कि भाई इस मैकेनिक ने एकदम से कैसे सही कर दी। खैर जो होना था हो चुका। अब फाइनली बात आती है बिल पेमेंट की। तो वो मैकेनिक से मैनेजर पूछता है भी कितना पेमेंट हुआ आपका। तो मैकेनिक बोलता है कि सर 10,100 रुपये। मैकेनिक बोलता है 10,100 रुपये। ये बात सुन के मैनेजर चौंक जाता, बोलता अरे एक हथौड़ा मारने के 10,100 रुपये। तो वो जो मैकेनिक था वो एक बहुत ही प्यारी बात बोलता है। वो बोलता है कि सर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस बात को, कि सर हथौड़ा मारने के तो 100 रुपये हैं, हथौड़ा मारने के तो 100 रुपये हैं, 10,000 रुपये तो इस बात के हैं कि हथौड़ा कहां मारा जाए। 10,000 रुपये तो इस बात के हैं कि हथौड़ा कहां मारा जाए। दोस्तों, बस यही मिस्टेक है जो गेट के एस्पिरेंट कर रहे हैं। वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग दिन रात कोचिंग में लगे पड़े हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑफलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट कोई ये जानना नहीं चाह रहा कि हथौड़ा कहां मारना है। अब आप इन 2 कंडीशंस को जरा अपने आप से इमेजिन करके देखो, ध्यान से सुनिएगा, इन 2 कंडीशन को अपने आप से इमेजिन करके देखो। एक तरफ ये मशीन वाली कंडीशन जिसमें इंजीनियर्स लोग मेहनत कर रहे हैं, और एक वो कंडीशन जिसमें आप लोग कोचिंग्स में जा रहे हो, आप सुबह से शाम तक कोचिंग की लेक्चर्स लेते हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप मेहनत कर रहे हो वहां पे। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। इधर वो मशीन ब्रेकडाउन जब हुई है तो वो इंजीनियर लोग मेहनत कर रहे हैं, इधर ये बच्चे जो गेट की तैयारी कर रहे हैं ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने पैसा जमा कर रखा है, ये टेस्ट सीरीज भी लगा रहा है, असाइनमेंट भी लगा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट ध्यान से सुनिए, दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? मेहनत ये भी कर रहे हैं, मेहनत ये भी कर रहे हैं, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमी कहां पे है? नो वन नोज कि हथौड़ा कहां मारना है। बस सब लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत करे जा रहे हैं, नहीं, हथौड़ा कहां मारना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो दोस्तों गेट की प्रिपरेशन में भी यही आपके साथ हो रहा है। आप खूब मेहनत कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपको ये पता ही नहीं है कि हथौड़ा मारना कहां पे है। आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो है गेट एग्जाम के ऊपर कि गेट का एग्जाम आखिर आपसे चाहता क्या है, आपको करना क्या है उसमें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों गेट का जो एग्जाम है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, यानी गेट की जो पूरी कहानी है ना वो उसके नाम में छुपी हुई है। गेट बनता है 4 लेटर से, GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो दोस्तों एज यू नो, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आपने मेरे मुंह से एक बात हमेशा सुनी होगी जो हमेशा बोलता हूं कि नाम में इंजीनियरिंग छुपी है। जी हाँ, क्या बोला मैंने? नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, बस आपको देखना आना चाहिए। तो दोस्तों इस गेट के एग्जाम के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसके पहले लेटर को अगर हम देखें तो ग्रेजुएट। तो दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग ग्रेजुएट हो? आजकल बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद गेट का एग्जाम देते हैं। कई केसेस में बच्चे फाइनल ईयर के साथ एग्जाम देते हैं और कई केसेस में थर्ड ईयर के साथ भी वो एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं। सो कुल मिला के अगर आप पास आउट हो तो आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो, और अगर आप फाइनल ईयर के साथ एग्जाम दे रहे हो तो आप जिस टाइम पे आप गेट का एग्जाम देंगे तब आप ग्रेजुएट होने वाले होंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेजुएट टर्म है ये आपके साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट टर्म आता है एप्टीट्यूड, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। आगे बढ़े तो अब आता है टेस्ट। टेस्ट मतलब एग्जाम, है ना। तो दोस्तों याद करो, बचपन में जब आप छोटे से थे 5वीं 6वीं क्लास में, तो 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में आपको आना था तो आपने क्या दिया था? टेस्ट दिया था। फिर आपको जब 6वीं क्लास से 7वीं क्लास में आना था तो आपने क्या किया था? टेस्ट दिया था। 7वीं से 8वीं में आना था, टेस्ट दिया था। 8वीं से 9वीं में आना था, टेस्ट दिया था। 9वीं से 10वीं में आना था, टेस्ट दिया था। 10वीं से 11वीं में टेस्ट, 11वीं से 12वीं में टेस्ट, टेस्ट 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 टेस्ट। और 12वीं के बाद जब इंजीनियरिंग में आना था तो फिर से एंट्रेंस टेस्ट दिया था ना। और जब बीटेक में आए या बीई में आए तो बेटा मेजर, माइनर, एक्सटर्नल, इंटरनल, पता नहीं कितने तरह के टेस्ट आप देते आ रहे हो। सो दोस्तों लिसन केयरफुली, आप वो शख्सियत हो जो बचपन से टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, और आप वो लोग हो जो अपने बीटेक के फाइनल एग्जाम में, जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, एंड सेमेस्टर जिनको हम लोग बोलते हैं, उसमें पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हो और मात्र 3-4 दिन पहले पढ़ने बैठते हो और अपने एग्जाम्स में टॉप मार देते हो। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन एक हफ्ते पहले पढ़ने बैठते हो और अपने एग्जाम में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप मार देते हो। सो मेरे बच्चों, आप वो लोग हो जिनके अंदर टेस्ट देने की असीम क्षमता छुपी हुई है। आपसे बेहतर टेस्ट देना बेटा कोई नहीं जानता, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप वो लोग हो जो एक हफ्ते पढ़ के एग्जाम टॉप कर देते हो यार। तो सोचो, अगर आप साल भर मेहनत करोगे, आप दिन रात एक कर दोगे गेट की प्रिपरेशन में, तो आप क्या कुछ नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर असीम पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यानी कि टेस्ट वाला पार्ट भी आपके साथ कहीं ना कहीं है। अब बढ़ते हैं लास्ट टर्म पर, दैट इज इंजीनियरिंग। सो दोस्तों मैं नहीं बोलता कि आपको इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं यू आर वेल अवेयर विद द टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। आपने स्ट्रेस सुना है, आपने स्ट्रेन सुना है, आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझते हैं। यस, आपको ये फॉर्मूला आता है कि डिफॉर्मेशन फॉर अ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू PL अपॉन AE। अगर आप इतना भी जानते हैं ना, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि गेट के अंदर बेटा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों गेट बना 4 लेटर से, जिनमें से 3 लेटर आप लोग जानते हो। ये 3 चीज आपके पास हैं, बस एक चीज है जो मिसिंग है, जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और वो है एप्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ये जो टर्म है एप्टीट्यूड, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है गेट एस्पिरेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपके अंदर मिसिंग है। जी हाँ, यही सबसे बड़ा पार्ट है जो गेट का एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दरमियान समझ ही नहीं पाता कि गेट का एग्जाम तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो दोस्तों ना क्वेश्चन आता है कि गौरव सर ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, कैसे मैं अपने इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को डेवलप करूंगा। तो मेरे बच्चों, ये एप्टीट्यूड किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं मिलता कि भैया 5 रुपए का खरीद लाओ और खा लो। नो, ये एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन इज दैट कैसे, हाउ, तो बताता हूं बेटा, सुनो ध्यान से। सो दोस्तों एप्टीट्यूड के बारे में काफी सारी बातें लोग बोलते हैं, बट मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूं। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि एक बॉटल है, ओके, और उस बॉटल में उसकी हाफ हाइट तक पानी भरा हुआ है। इमेजिन करेंगे कि आधी हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब उस बोतल को मैं आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बेटा इस बोतल के बारे में कमेंट करिए, इसमें कितना पानी भरा उसके बारे में कमेंट करिए। तो उस बोतल को देखने के 2 नजरिए होंगे। कुछ लोग बोलेंगे
कि बॉटल आधी भरी है और कुछ लोग बोलेंगे बॉटल आधी खाली है। तो दोस्तों एक सिचुएशन जो बॉटल वाली सिचुएशन है, इस एक सिचुएशन को देखने के कितने नजरिए हो गए? 2 नजरिए। कुछ लोग देख रहे हैं कि बॉटल आधी भरी है, कुछ लोग देख रहे हैं बॉटल आधी खाली है। नजरिया, तो सरल भाषा में दोस्तों नजरिया होता है एप्टीट्यूड। आपकी नजर कैसे चीजों को देख रही है, क्या उससे समझ रही है, वो होता है एप्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे लॉजिकल एबिलिटी, ये एबिलिटी, वो सब कुछ ठीक है, बट अभी मैं इसको सरल भाषा में समझा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। इमेजिन करिए इसी बॉटल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसी बॉटल के ऊपर गेट में क्वेश्चन आ गया। आप ध्यान से सुनना, और उस क्वेश्चन का राइट आंसर तब आएगा जब बच्चा इस बॉटल को खाली देखे। इमेजिन करो एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तब आएगा जब बच्चा इसको खाली देखे। अब इमेजिन करो बच्चे ने इसको भरा हुआ देख लिया, क्योंकि 2 नजरिए है, या तो आप भरा हुआ देखोगे या खाली देखोगे। अब बच्चे ने अगर इसको भरा हुआ देख लिया तो आंसर क्या हो गया? गलत हो गया ना। समझ पा रहे हैं? अगर गेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाए इस बॉटल के ऊपर जिसमें आपको बॉटल को खाली देखना है और आपने भरा हुआ देख लिया तो आंसर गलत हो गया ना। दिस इज व्हाट द एप्टीट्यूड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि गौरव सर ये एप्टीट्यूड डेवलप कैसे होगा? तो दोस्तों इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी नजर, जैसे मैंने बोला ना नजरिया होता है एप्टीट्यूड, तो आपकी नजर, आपको अपनी नजर खोल के देखनी है। अब कैसे खोलनी है नजर बताता हूं बेटा मैं। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, आप काफी समय से बॉल पेन से लिख रहे हो, है ना? आप काफी समय से बॉल पेन से लिख रहे हो। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको आज ही इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए और आपको धिक्कार होना चाहिए अपने ऊपर कि आप किस बात के इंजीनियर हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं अपने आप से कि ये बॉल पेन किस प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, क्योंकि आपकी नजर गई नहीं कभी उस चीज पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी नजर तो कहीं और ही चल रही है। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपने, मैंने, सबने भारतीय रेल में सफर किया है। भारतीय रेल में आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो रेल ट्रैक होता है, रेल ट्रैक के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम गैप बनाते हैं। वो गैप हम क्यों बनाते हैं? सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। वो गैप हम रेल ट्रैक के बीच में इसलिए बनाते हैं ताकि गर्मियों में जब थर्मल एक्सपेंशन हो और सर्दियों में जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो पटरी ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना? और एक्सपेंशन जब हो तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो उस थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम गैप बनाते हैं। इस बात का आंसर सबको पता है। अब दोस्तों अगर हम मेट्रो ट्रेन में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली मेट्रो में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि दिल्ली मेट्रो के रेल ट्रैक में कोई गैप ही नहीं है। तो क्या वहां गर्मी नहीं पड़ती है? क्या वहां एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज नहीं होगी? होगी। तो ऐसा क्या कर दिया वहां दिल्ली मेट्रो ने कि वो रेल ट्रैक के बीच में गैप नहीं दिया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया होगा दोस्तों, तो आपकी नजर तो कोई और ही थी। क्या आपकी नजर वहां गई? नहीं गई। नजरिया होता है एप्टीट्यूड कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो। आप क्वेश्चन ही नहीं करते हो दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सब लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग बहुत टफ है, इंजीनियरिंग बड़ा खतरनाक है, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं इंजीनियरिंग से इजी कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल अराउंड। ऐसा एक एग्जाम्पल दिखा दो जहां इंजीनियरिंग यूज ना होती हो। जी हाँ दोस्तों, आपके घर से लेके बुर्ज खलीफा तक सब जगह इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग छुपी हुई है। बस आपको जरूरत है देखने की। जब भी आप कोई चीज नहीं देखते हो, जब भी आपको कुछ यूनिकनेस नजर आती है, तो अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि व्हाई इट इज सो, ये ऐसी क्यों है? अगर मैं इसमें ये चेंज कर दूं तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जिस दिन आप अपने आप से पूछना चालू कर दोगे ना, आपसे बेहतरीन इंजीनियर कोई नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली जो नीड है वो ये है कि आपको चीजों को देखना स्टार्ट करना। मैं बार बार बोल रहा हूं नजरिया। जब आप चीजों को इंजीनियर की नजर से देखोगे, जब आप उनके पीछे क्वेश्चन लगाओगे व्हाई इट इज सो, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे ही क्यों लिया गया है, इसकी वेलोसिटी ऐसी क्यों है, वगैरह वगैरह, तब जाके आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे और ऑटोमेटिकली आपका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है वो डेवलप होने लगेगा। आपको चीजों को देख के मजा आने लगेगा कि अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन इसलिए ऐसा लिया गया होगा। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चालू करो। ये नहीं रट लिया केवल कि हाँ भाई सर ने पढ़ाया रट लो। नो, रटना नहीं है, उसको अप्लाई करना असल जिंदगी में कि ये चीज यूज क्या हो रही है। क्योंकि दोस्तों गेट बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल वाइब्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, कार की टक्कर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो 2 मिनट के अंदर सॉल्व होते हैं। बट वो तब हो पाएंगे जब आप अपनी आंखों को खुला रखोगे और इस दुनिया को इंजीनियर की नजर से देखना चालू करेंगे। दोस्तों याद रखना, आप बोलेंगे मुझसे कि गौरव सर ऐसे कैसे आंसर पता चल जाएगा हमें? नहीं दोस्तों, क्यूरियोसिटी जो होती है ना सबसे बड़ी टीचर है, ध्यान रखना। अगर आपके अंदर चीजों को जानने की जिज्ञासा है कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको उसका आंसर अपने आप मिलेगा। और दोस्तों आप तो उस एरा में जी रहे हो जहां पे गूगल बाबा बैठे हुए हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, आप तो कहीं से भी नॉलेज निकाल सकते हो। बट ये तभी निकल पाएगी जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, चीजों को जानने का प्रयास जब आप करेंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आप इंजीनियरिंग सीखते हैं, जहां से भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो
उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना स्टार्ट कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दोगे, आपको अपने आप इंजीनियरिंग समझ में आने लगेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, अपने आपको दिखेगा कि अच्छा इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये बीम ऐसे झुकेगा, इसका कर्वेचर ऐसे बनेगा, ऑटोमेटिकली देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, ऑटोमेटिकली आपकी इंजीनियरिंग अप्रोच चेंज हो जाएगी दोस्तों, आपको मजा आएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना है। ओके दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि गेट का एग्जाम एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेके आता हूं मैं। स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये गेट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लिया गया है मेटल कटिंग से। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अगर आपने मेटल कटिंग को प्रैक्टिकली नहीं समझा, फिजिकली फील नहीं किया है कि किस तरह से चिप का मोशन होता है, किस तरह से एंगल फॉर्म होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे जीवन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। सब लोग बोलेंगे डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, लेकिन माय लविंग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का है, इवन उससे भी कम। अगर आपने प्रैक्टिकली चीजों को देखा है और आपने चीजों को समझा है, आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड अगर बहुत मजबूत है, तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसका आंसर महज 30 सेकंड के अंदर आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर दोस्तों, एक कंडीशन बनती है मेटल कटिंग के अंदर कि जब रेक एंगल 0 हो जाए तो जो कटिंग फोर्स है और जो अपना फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, और उस केस में जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है वो पैरेलल हो जाता है किसके, वो पैरेलल हो जाता है कटिंग फोर्स के, और जो थ्रस्ट फोर्स है वो पैरेलल हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स के। यानी कि इस केस में कटिंग फोर्स Fc, ध्यान देंगे, कटिंग फोर्स Fc और नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स Ff और थ्रस्ट फोर्स Ft भी बराबर हो जाता है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 30 सेकंड का, अगर आपने इसको समझा है तो। रेक एंगल की वैल्यू इस केस में 0 है, बट बहुत सारे बच्चे जब इसको चीज़ को नहीं समझते हैं, वो रटते हैं, फॉर्मूलाज को रटते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और उनको लगता है गेट का एग्जाम बड़ा ही टफ है, जबकि गेट का एग्जाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि गेट के एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, आपको किस तरह से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो दोस्तों गेट के एग्जाम को अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि लगभग 15 नंबर का आता है, एक पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड जिसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक बन जाता है इंग्लिश और एक बन जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर हम इंग्लिश के मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश लगभग 3 से 5 नंबर की आती है, वहीं अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो वो लगभग आता है 12 से 15 नंबर का, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो टोटल 15 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट पार्ट होता है दोस्तों टेक्निकल सेक्शन, दैट इज इंजीनियरिंग सेक्शन, ये आता है 70 मार्क्स का। ओके नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों एक तरफ है 70 नंबर, दैट इज योर टेक्निकल पार्ट, और एक तरफ है आपके 30 मार्क्स, तो आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस केस को, जो मैंने अपने टीचिंग करियर में अब तक देखा है कि सर हम टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे, सर हम टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे। मैं पूछता हूँ क्यों, अरे सर हम इंजीनियर है ना तो हम टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे। तो बेटा ऐसा है, हमेशा ना थिंक डिफरेंटली, हमेशा अलग सोचो। कैसे बोल रहा हूँ उस बात को मैं सुनो ध्यान से। मेरी जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर शख्स जो जीतता है वो कुछ नया नहीं करता, हर शख्स जो जीतता है वो कुछ नया नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो आपको कुछ नया नहीं करना है, आप गेट की तैयारी करके कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज कर देंगे, उसको डिफरेंटली सोचेंगे, कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों से अलग बन जाएंगे, और जो लोगों से अलग बनता है ना वही सक्सेस होता है। ठीक है, तो मैं क्या अलग बताना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो 90% गेट एस्पिरेंट क्या सोचेंगे, अरे टेक्निकल 70 नंबर का, इस पर फोकस करते हैं। नहीं, आपको फोकस करना मैथमेटिक्स पे और एप्टीट्यूड पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। आप सोच रहे हैं क्यों, बताता हूं बेटा। मैथमेटिक्स, आप अगर एक सिविल इंजीनियर है और आप अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, तो बेटा मैं नहीं बोलता, आप इतिहास उठा के देखिए, आप गेट के 25 ईयर 30 ईयर्स का पेपर उठा के देखिए, यू विल फाइंड कि अगर आपने मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ा है, आपने शिद्दत से अगर मैथमेटिक्स को सीखा है, तो ट्रस्ट मी आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे यहाँ पर। जी हाँ, 15 में से 15 मार्क्स आपके पूरे आएंगे इसमें। ये मैं नहीं बोल रहा, डेटा उठा के देख लो। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इसी ब्रांच से, तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थोड़ा सा लेवल टफ आता है, क्योंकि उनके लिए कोर सब्जेक्ट्स में आता है। एक्चुअली मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, तो वहाँ पे थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। बट अगर मैं केवल मैकेनिकल सिविल पे फोकस करूँ तो बहुत ही लल्लू एग्जाम आता है मैथमेटिक्स में। जी हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश पे। इंग्लिश का वेटेज कितना है, 3 नंबर का। अब इस 3 नंबर को मजबूत करने के लिए मैं आपसे बोलूँगी हिंदी अखबार पढ़ो, उसमें से 10 वर्ड डेली निकालो। महीने के कितने हो गए, 300 वर्ड हो गए। साल भर के कितने हो गए, मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 3600 वर्ड्स हो गए। अब उन 3600 वर्ड्स को एट द एंड ऑफ ईयर आप याद रख पाओगे, कभी नहीं रख पाओगे, मानते हो।
तो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखनी है तो बेटा 6 महीने की तैयारी लगेगी कम से कम 6 महीने लगेंगे इंग्लिश को अच्छे से सीखने में। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके इतना समय है कि आप इन 3 नंबर के लिए 6 महीने वेस्ट करोगे अपने? आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है आपको, आई एम नॉट सेइंग, इंग्लिश पढ़नी है, आनी चाहिए, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बट आप वेटेज देखिए 3 नंबर के लिए। मैं माता खपाई नहीं करूंगा यार, समझ पा रहे मेरा? तो अप्रोच बता रहा हूं समझो। तो आपको दोस्तों सोचना ही नहीं है कि मुझे 3 नंबर के लिए तैयारी करनी है। आप सोच के चलिए आपका जो गेट का एग्जाम है वो 97 मार्क्स का, 3 नंबर भूल जाओ अपने, आप छोड़ दो। अब आओ बेटा किस पे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है? 12 नंबर का। अगेन आई एम टेलिंग, मेरी बात मत सुनिए, अगर आपने शिद्दत से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सीखा है तो ट्रस्ट मी, इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है। बैंक पीओ से कंपेयर करके देखोगे ना, बहुत ही आसान आता है गेट का एप्टीट्यूड। जी हाँ, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली है ना तो 12 में से 12 मार्क्स आपके पूरे हैं। और ये बातें मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि मैथ में 15 से 15 और एप्टीट्यूड में 12 में से 12, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटर दिया जाता है। समझिए, एक तो आप इंजीनियर, ऑलरेडी आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आते हो, है ना, उसमें आपको कैलकुलेटर भी दे दिया गया, तो सोने पर सुहागा हो गया भाई। तो कुल मिला के ये 2 पार्ट ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आप मार्क्स अचीव कर सकते हो। ट्रस्ट में आप अचीव कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज ऐसी है जो बहुत टफ आने वाली है एग्जाम में, जिसको कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा, और आपसे भी सॉल्व नहीं हो तो आपको दुख नहीं होगा उसमें, क्योंकि कोई नहीं कर पाया भाई। अब एक चीज ऐसी आ गई कि जो बहुत आसान थी, 2 + 2 = 4, ये पूछा गया था एग्जाम में, बट आप वो भी नहीं कर पाए। इमेजिन करो, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आ गया 2 + 2 = 4, आप उसको कर ही नहीं पाए, तो आपको कितना दुख होगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन था मैंने कर नहीं पाया। तो वही मैं समझा रहा हूं, ये 2 पार्ट है ना, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये बहुत नॉर्मल लेवल के आते हैं, बहुत हाई फाई नहीं आते हैं। इसलिए आप यहां पे पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हो, और अगर आप इनको अचीव नहीं कर पाते तो आपको दुख होगा ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। अब दोस्तों आगे सुनो, आपने टोटल पेपर अभी तक कितने का अटेम्प्ट किया? मैं टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने 15 नंबर का मैथमेटिक्स और 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, टोटल हो गया 30 नंबर। 30 नंबर में से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 15 नंबर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, 12 नंबर आ रहे हैं किसमें? एप्टीट्यूड में। यानी कि टोटल 27 नंबर आ रहे हैं, 27 मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने में से? आउट ऑफ 30। माय डियर फ्रेंड, कट ऑफ जो कट ऑफ जाती है ना गेट क्वालिफाई की, वो 27, 28, 29, 30 ही जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब थोड़ा सा अभी थोड़ा ट्रेंड अगर चेंज देखूं मैं तो 32 तक चली जाएगी, 33 तक चली जाएगी, बट आप अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई के आसपास है दोस्तों। तो यू आर क्वालिफाइड विदाउट अटेम्प्टिंग द टेक्निकल पोर्शन। अंडरस्टैंड दिस अप्रोच प्लीज। यानी कि ये जो 27 नंबर है ये है आपके रैंक, ये बनाएंगे रैंक आपकी, ट्रस्ट मी। तो विदाउट अटेम्प्टिंग टेक्निकल पार्ट मैंने आपको क्वालिफाई करवा दिया बेटा। दिस इज द लॉजिक समझिए। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। दोस्तों कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी दिन रात एक कर लेना, बहुत ही रेयर चांस होगा, मैं ये नहीं बोलता कि इंपॉसिबल है, बहुत ही रेयर होगा कि आप इस टेक्निकल पोर्शन में 70 में से 70 नंबर लेके आ जाओ, 70 में 70 मार्क्स लेके आ जाओ, बहुत ही रेयर होगा। वाई आई एम टेलिंग सो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि गेट के एग्जाम का नाम क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी वो आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को चेक करता है बेटा। इसलिए जितना भी पेपर घुमाया जाएगा, तगड़ा पेपर बनाया जाएगा, तगड़े क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, वो टेक्निकल पार्ट में बनाए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए यहां पे 70 में से 70 मार्क्स अचीव करना बड़ा टेढ़ा काम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये नहीं बोलता कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं, बट बहुत टेढ़ी बात है। इसलिए मैं बेटा यहां पे मान के चल रहा हूं कि आप इमेजिन करिए कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। मान के चलो 5-6 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो बेटा 6 नंबर यहां पे आप कम कर दो, तो आपके कितने आए बेटा वहां पे? 64। अब आपने टोटल पेपर कितने का अटेम्प्ट किया? 100 मार्क्स का, ठीक है, 70 इधर और 30 वो वाले पुराने वाले, तो टोटल हो गया 100। अब आपके टोटल मार्क्स आ कितने रहे हैं? वहां पे आ रहे थे 27, यहां पे आ रहे हैं 64। इनका सम करें जरा, कितना आया बेटा? 91। तो दोस्तों 91 वो मार्क्स हैं जो अचीवेबल हैं, और अगर आपने 91 मार्क्स ले आए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी 1। कितनी होगी? ऑल इंडिया रैंक 1। सो मेरे बच्चों, दिस शुड बी योर अप्रोच। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है? मैं बोलता हूं नहीं लानी भाई, हमें नहीं चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1, हमें तो आप पीएसयू दिलवा दो सर। और पीएसयू में जाने के लिए, या मैं बोलूं आपको आईआईटी चाहिए, आईएससी चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए 70 अबव मार्क्स, ठीक है, 70, 75, 80 तक मैं पहुंच जाऊं, आपके नंबर आ जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूं कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, ध्यान से सुनिएगा, किसी बच्चे से मिस्टेक हो गई, ओके, तो सिली मिस्टेक्स के 5-6 नंबर और काट दो, तो बेटा 91 में से 6 नंबर और काटो, कितने आए? 85। यानी कैन यू इमेजिन 85 नंबर पे भी आप टॉपर्स में होंगे बेटा।
और ये 85 मार्क्स अचीवेबल मार्क्स हैं जो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, आसानी से ला सकते हो। एक और बात ध्यान से सुने मेरी। अब इमेजिन करें कि आपने ये 27 नंबर नहीं पढ़े, आप केवल टेक्निकल में लगे रहे। इमेजिन करो एक मिनट के लिए, आपने सोचा कि मैं टेक्निकल करूंगा क्योंकि बहुत सारे गेट के बच्चे ये गलती करते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको डिफरेंटली काम करना है। ओके, सो अगर आप इमेजिन करें कि आपने ये वाला मैथमेटिक्स वाला पार्ट और एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ा ही नहीं है, या आपने बहुत कम मेहनत उसमें करी और आप लेके आए हो 30 में से 5 नंबर वहां पे, इमेजिन करो, तो बेटा जरा कम कर लेना, अपने 22 नंबर और कम कर लो, क्योंकि आप 27 में से मात्र 5 ही लेके आ पाए हो। अब 5 नंबर और कम कर लो बेटा, तो सॉरी 22 नंबर और कम कर लो। जैसे ही आप 22 नंबर कम करोगे वहां पे, दोस्तों कितने ज्यादा कम मार्क्स हो गए आपके। अब इस मार्क्स पे आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहीं से कॉल नहीं आएगी आपके पास, स्ट्रगलिंग फेज में चले जाओगे, आएगी भी नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट में जाओगे। तो दोस्तों कैन यू अंडरस्टैंड कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ही है जो आपकी रैंक बनाएगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ऐसी चीज है जिससे आपकी रैंक बनेगी। इसलिए जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप गेम एकेडमी से जुड़े हुए हो, आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो बेटा हम लोग तो बहुत अच्छे लेवल पर करा ही रहे हैं चीज़ों को, आप हमसे जुड़िए। बेहतरीन लेवल पे एप्टीट्यूड कराया जा रहा है, बेहतरीन लेवल मैथमेटिक्स कराई जा रही है, बट फिर भी आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो बेटा ध्यान रखें कि आपको ये गलती नहीं करनी है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ही है जो रैंक बूस्टर है, जो आपकी रैंक बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये अप्रोच आपको समझ में आएगी कैसे आपको टॉपर बनना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वो मेजर मिस्टेक्स, वो गलतियां जो हर गेट का एस्पिरेंट करता है। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा एग्जाम क्रैक हो अच्छी रैंक के साथ, तो इन गलतियों को मत करिएगा। सो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली गलती, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे अरे गौरव सर कितनी बड़ी बात बता दी आपने, है अरे हमें तो पता ही नहीं था प्रैक्टिस करनी है। अरे पता है तो करते क्यों नहीं हो? अगर आपको पता है कि प्रैक्टिस करनी है तो करते क्यों नहीं हो? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 90% गेट एस्पिरेंट जब गेट की कोचिंग्स में आता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बड़ा एनर्जेटिक होता है, बड़ी एनर्जी से वो पढ़ाई करता है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट में बड़ी एनर्जी दिखाता है वो सीखते टाइम। लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है, जब प्रैक्टिस की बारी आती है, ध्यान से सुनेंगे, तो उसको आलस आता है, उसको लगता है अरे यार क्या दोबारा पढूं। ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है आपकी। दोस्तों प्रैक्टिस के बिना आप जंग नहीं जीत पाएंगे। ध्यान से सुन लो, आप रिवीजन नहीं करोगे आप जंग नहीं जीत पाओगे। रिवीजन इज द ओनली की। आपको बार बार रिवीजन करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चंस की, उन्हीं टॉपिक्स की जो आपने पढ़े थे, उसी नोटबुक की जो सर ने बनवाई थी, उन्हीं प्रैक्टिस पेपर की जो सर ने दिए थे, बार 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 बार। ओके फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो गलती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, गेट के एस्पिरेंट ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है और ये आता कैसे है। तो सी केयरफुली डियर फ्रेंड, इसके लिए एक छोटी सी सिचुएशन लेता हूं मैं। दोस्तों आपको याद होगा बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाते थे अपने स्कूल डेज के अंदर, और जब आप देखते थे अपने घर में या अपने दोस्तों को या दुनियादारी में जो लोग बाइक और स्कूटर चला रहे हैं, तो एक अजीब सा डर होता था कि यार हम लोग तो पता नहीं बाइक चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, हमें तो साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही है, बाइक कैसे चलेगी, उसमें गियर भी डालना होता है, एक्सीलरेटर भी देना होता है, क्लच भी दबाना होता है, अभी तो हम साइकिल में इतने महारत हासिल नहीं है तो बाइक को कैसे चला पाएंगे। तो डर था, एक अजीब सा डर था। जो लोग बाइक चलाते थे, ध्यान सुनना, अगर आप बाइक चलाते हो और फिर बाइक से आप कार की तरफ जब देखते हो, अपने से अपर लेवल को जब देखते हो, तो आपको लगता है अरे यार अभी तो हमसे बाइक ढंग से नहीं चलती है, कार कैसे चलाएंगे यार, कार में स्टीयरिंग भी देनी है, फिर वो नीचे 3-3 उसमें पैडल भी पड़े हुए हैं, गियर भी डालनी है। तो हर ऊंची चीज जिसको हम देखते हैं डर लगता है। ओके, सेम होता है कब? गेट के एग्जाम में। जब आप कॉलेज में होते हो, जब आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हो, जब आप हम जैसे एजुकेटर से नहीं मिले होते हो, तो आप जब गेट के क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको डर लगता है। आप ईएससी के क्वेश्चन को देखते हो तो आपको डर लगता है कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये तो अजीब तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक डर होता है। तो समझिए मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, पहले लेवल को समझते हैं। जब हम लोअर लेवल पे थे और हायर लेवल को देख रहे थे तो हमें एक डर लग रहा था। सिमिलरली जब हम कॉलेज में हैं और गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे और गेट के पेपर को देख रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि यार ये तो बड़ा अजीब से क्वेश्चन है, तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है। बट मेरे बच्चों, जब आपने साइकिल छोड़ के बाइक चलाई थी, याद करो वो दिन, पहला दिन जिस किसी ने आपको सिखाई हो, वेदर इट इज योर फादर और हुएवर, तो आपको याद करो पहले दिन उन्होंने बताया होगा बेटा एक्सीलरेटर है, क्लच है, गियर। तो आपने जब गियर छोड़ा होगा, जैसे क्लच छोड़ा होगा, सॉरी जैसे आपने क्लच छोड़ा होगा, वो मोटरसाइकिल बंद हो गई होगी या वो स्कूटर बंद हो गया होगा, चला नहीं होगा वो। फिर पापा ने बोला होगा या जिस तरह ने भी आपको सिखाया कि भैया दोबारा से प्रैक्टिस कर, दोबारा से कर, तो आपने वो गियर छोड़ा होगा, फिर से हाँ चलो, कुछ देर बाद आपका स्कूटर या बाइक चल गई होगी और आपने वो मैदान में कई मीटर किलोमीटर तक कई राउंड मारे होंगे और पहले दिन में आपको लगा होगा और मजा आ गया,
अरे इतना आसान था क्या बाइक चलाना, इतना आसान था क्या स्कूटर चलाना। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको सिखाया गया आपको, आप राउंड मारने लगे, 3-4 घंटे के अंदर वो स्कूटर आपके हाथ में आ गया, मोटर बाइक आपके हाथ में आ गई। सेम होता है जब हम कार चलाते हैं। जब आप कार चलाना सीखते हो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सीखी तो अच्छी बात है, नहीं सीखी तो आप एक्सपीरियंस करोगे आगे चल के, कि जब हम कार चलाना सीखते हैं तो कार में भी सेम होता है कि जैसे गियर डाल के क्लच छोड़ते बंद हो जाती है गाड़ी, फिर धीरे धीरे वो जो सिखाने वाला होता है वो बताता है ऐसे छोड़ो, और आप उस मैदान के अंदर उस कार को धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाने लगते हो, और आपको लगता है अरे कार चलाना सीख गया। मतलब 3-4 घंटे आपको घुमाने का, आपको लगता है कार चलाना सीख गया। सो दोस्तों इन दोनों केसेस को समझिएगा। आपने बाइक पहले दिन चलाई, आपको लगा अरे अब तो बाइक चलाना सीख गया। आपने कार पहले दिन चला, आपको लगा कार चलाना आ गया। क्या आप श्योर हो कि आपको कार चलाना आ गया? क्या आप श्योर हो कि आपको बाइक चलाना आ गया? आप उस मैदान में जरूर जंग जीत पा रहे हो, लेकिन जैसे आप भीड़ में जाओगे, जैसे आप कहीं गली कूचों में जाओगे, क्या होगा? आप ठोक दोगे 2-4 को, उड़ा दोगे 2-4, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है अभी असली मैदान में आने की। असली मैदान का मतलब उस ट्रैफिक में फंसने की प्रैक्टिस ही नहीं है आपको अभी। आपको लग रहा है कि मैंने एक दिन सीख ली तो मुझे तो मजा आ गया। सेम चीज होती है दोस्तों गेट एस्पिरेंट के साथ। जब वो हम लोगों से मिलता है कॉलेज से आने के बाद, जब हम लोगों से मिलता है, हम जैसे एजुकेटर से मिलता है, जब हम उसको सिखाते हैं कोई भी चीज, तो उसको लगता है अरे तेरी इतना आसान है क्या? वही क्वेश्चन जिससे उसको डर लग रहा था, हमसे पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने लगता है। तो सोचिए जो डर था वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्फिडेंस में। अरे तेरी यार इतना आसान है गेट का एग्जाम। तो मेरे बच्चों, क्या इस बंदे को कॉन्फिडेंस आ गया है? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एक बार की प्रैक्टिस से, जिस तरह से आपको कार और बाइक के बारे में लग रहा था कि आपको कार और बाइक चलाना आ गया है, आप एक्सीडेंट कर दोगे। सिमिलरली यहां पे भी एक्सीडेंट कर दोगे। एक बार अगर आपने कोई चीज सीखी है, आपको एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस उसमें आ रहा है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है बेटा। एग्जाम हॉल में जाने के बाद सब भूल जाओगे, या मैं बोलूं 2 महीने के बाद सब भूल जाओगे। इसलिए उस ओवर कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में तब्दील करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये याद करो फिर से कार वाला एग्जांपल को। अगर आप मार्केट में नहीं निकलेंगे, आप बार बार इधर उधर नहीं जाओगे, आप बार बार नहीं सीखोगे कार को चलाना, तो क्या होगा? आपको कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको कार कभी हाथ में आ ही नहीं पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस कार में महारत हासिल करने के लिए आपने क्या किया? आप बार बार कार को चलाए, बार बार मोटरसाइकिल को चलाए। ठीक है, गिरेंगे कोई बात नहीं, गिर जाएंगे, लेकिन आपने बार बार वो काम किया, तब जाके आज महारत हासिल हुई ना। सिमिलरली गेट में भी अगर आपको महारत हासिल करनी है, सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, तो आपको सेम सब्जेक्ट के सेम नोट्स को, सेम पीवाईक्यूज को, सेम प्रैक्टिस सेट को बार बार पढ़ना होगा। इसी को तो बोलते हैं रिवीजन प्रैक्टिस। तो बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब जो कॉन्फिडेंस आएगा वो होगा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की तरफ आओ, और वो केवल और केवल आपकी मेहनत से, आपकी प्रैक्टिस से और आपकी रिवीजन, कितनी बार आप रिवाइज करोगे चीजों को, उससे आएगा। ठीक है? तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया। नहीं, आपको कई बार अपने नोट्स को रिवीजन में ले जाना होगा, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, एक और बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और वो क्या है? वो है लैक ऑफ लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों? सुनिए ध्यान से। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहरे हैं, आप सुन नहीं सकते। इसका मतलब है कि यहां से सुना, यहां से निकाला। कहावत सुनिए ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। सो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं दोस्तों जो अपने गुरुजनों की, यानी कि मेरी या अपने मेंटर्स की बातें नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मेंटर की बातें नहीं सुन रहे हो ना, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जी हाँ, मैंने कई बार देखा, और खासतौर से मैंने तब ज्यादा देखा है जब टॉपर बच्चे होते हैं, जिनको लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। एक तो होता है टॉपर बच्चा, इसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, और एक होता है थोड़ा सा घमंड में रहते हैं, अरे आई नो एवरीथिंग। सो ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, गेट का एग्जाम केवल पढ़ने से तो निकलते ही नहीं है भाई। गेट के एग्जाम में ये सारी चीज आपको डेवलप करनी होगी जो अब तक मैं वीडियो में बताता आ रहा हूँ, तभी एग्जाम निकाल पाओगे। जी हाँ। सो दोस्तों सुनिए ध्यान से, आपको ना अपने मेंटर को सुनना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा इतने सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाता हूं तो बोलता हूं बेटा ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स में गेट में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरा एक्सपीरियंस हो, हर साल मैं अपने नोट्स को अपडेट भी करता हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा इन नोट्स से एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, आपको ये पहले पढ़ने हैं। जिस दिन आप ये पढ़ लोगे उसके बाद मुझे बताना, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या करना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया बेटा, तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके होंगे। अगर आपने सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे लिया तो आप सेलेक्ट हो चुके होंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेरे नोट्स पढ़ो। लेकिन नहीं, अब एक बच्चा होता है, अरे गौरव बाबू ऐसे कैसे है, फीस दी है मैंने, मैं तो जो टॉपर बनूंगा, मैं तो जो बहुत अलग अलग चीजें पढ़ूंगा। तो अब देखिए बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। एक बच्चा ऐसा आया जिसने मेरे नोट्स तो ठीक है पढ़ी है, उसके बाद बोलता है अरे नहीं गौरव सर,
मैं तो जो है फॉरेन राइटर की बुक पढ़ूंगा, टीमोशेंको, लेट्स से सोम का एग्जांपल लेता हूँ, मैं टीमोशेंको पढ़ूंगा। एक बच्चा नहीं मैं तो बीसी पुण्य पढ़ूंगा। अब एक कैटेगरी और होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक कैटेगरी और होती है, मेरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे फीस दे रखे, लेकिन नहीं वो वाले सर के नोट जरूर पढ़ेंगे हम। अरे वो फलाने कोचिंग के नोट बहुत अच्छे हैं, अरे मेरा दोस्त ने एक रेफर किया था, वो वाले नोट बड़े प्यारे हैं, उनको जरूर पढ़ेंगे हम। अब ध्यान से सुनो, अपने एजुकेटर पे बिलीव ना करके इधर उधर की तमाम रामायण पढ़ डाली भाई साहब, तमाम इधर उधर के काम कर डाले। क्या होगा? सिलेक्शन होगा ऐसे बच्चे का? क्या ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होगा? कभी जीवन में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चों, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। लिसन केयरफुली, ज्यादा पढ़ने से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता सटीक पढ़ने से, एक सटीक डायरेक्शन में पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। मेरी एक बात को जीवन में हमेशा याद रखिएगा बेटा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। क्या पढ़ना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है। और जो बच्चा इस बात को जान लेता है, क्योंकि गेट क्या है? गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आने वाला है बेटा, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आने वाला है। और ये बच्चा क्या कर रहा था? ये तमाम किताबें और तमाम नोट्स पढ़ के पीएचडी करना चाह रहा था। तो जो बच्चा अभी से पीएचडी करेगा, तो बेटा पीएचडी करने में लगते हैं 5 साल, तो बेटा आपका सिलेक्शन 5 साल बाद होगा, क्योंकि आप अभी पीएचडी करना चाह रहे हो। और जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल को जान के, क्योंकि मैंने बोला था नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल को जान के केवल और केवल उतना ही पढ़ेगा जितना नीडेड है, एक रेडियस में रह के पढ़ेगा, वही सेलेक्ट होगा। इसलिए बेटा अपने गुरुजनों की बात को बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, रफा दफा नहीं करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। बिकॉज मैं अगर बात करूं बेटा, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं मुझे पढ़ाते हुए, इतना सारा एक्सपीरियंस लेके पढ़ा रहा हूं, और मैंने IAS ऑफिसर, ESE ऑफिसर, PSUs ऑफिसर प्रोड्यूस किए हैं दोस्तों। तो ऐसी हवा में नहीं कर दी है, आपको मेरी बात को सुनना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो गेट के एस्पिरेंट करके आते हैं वो ये कि लैक ऑफ रीडिंग एबिलिटी, ठीक है। उनकी रीडिंग एबिलिटी बहुत बेकार है, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन करिए मैं आपसे कुछ बोलने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। और ये जो लैंग्वेज है ये बहुत अलग है, सुनना ध्यान से। मैं कुछ पूछने वाला हूँ आपसे, उसका आंसर आप लोग मुझे करिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कुछ पूछा, लिसन, यो 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 यो, आंसर मी। दोबारा सुनिए, यो 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 या, आंसर मी। क्या बोलेंगे आप मुझे? अरे गौरव सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। यही तो बोलोगे ना कि सर समझ में नहीं आ रहा। अब जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो आंसर कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सो दोस्तों वेरी सिंपल, अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो आंसर कभी सही आ ही नहीं सकता। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालिए। मैंने देखा तमाम सारे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं। लिसन, इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि पूछा जा रहा है स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेन निकाल के आगे। पूछा जा रहा है कि स्ट्रेन रेट बताओ, स्ट्रेन निकाल दी, रेट भूल गए पढ़ना। तो एक एक वर्ड का, एक एक डॉट का, एक एक कॉमा का गेट के एग्जाम में मतलब होता है दोस्तों। अब एक चीज और सुनिए ध्यान से दोस्तों, एक एग्जांपल और देता हूं। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किधर चलती है दोस्तों? वो चलती है लेफ्ट टू राइट की तरफ। हिंदी भी लेफ्ट टू राइट की तरफ चलती है, लेकिन जो उर्दू होती है वो चलती है राइट टू लेफ्ट की तरफ। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उर्दू में एक वर्ड है जो कि इस तरह से लिखा जाता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। एक और वर्ड है जो बिल्कुल सिमिलर है और वो इस तरह से लिखा जाता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझो। दोनों वर्ड्स देखने में बिल्कुल एक से हैं। एक वर्ड में जो डॉट है वो ऊपर की तरफ लग रही है और एक वर्ड में जो डॉट है वो नीचे की तरफ लग रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? जो पहला वाला वर्ड है इसका मतलब है खुदा। क्या मतलब है? खुदा। और अगर यही डॉट मैं नीचे लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा जुदा। क्या हो जाएगा? जुदा। तो दोस्तों एक कहावत है कि एक नुक्ते के फेर ने खुदा से जुदा कर दिया। मतलब अगर वो बिंदी, जिसको नुक्ता बोलते हैं, वो बिंदी अगर ऊपर से हटके नीचे लग गई तो इसका मतलब हो जाता है जुदा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी अर्थ का अनर्थ हो गया। कहां खुदा था और कहां एक बिंदी यानी वो नुक्ते के फेर ने उसको जुदा कर दिया। सो दोस्तों यही होता है गेट के एग्जाम के अंदर। एक एग्जांपल देता हूं गेट का। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर। उसमें एक बॉडी दी गई थी, ध्यान से सुनिएगा। उस पर वो पूछ रहा था कि नेट फोर्स ऑफ बुयंसी बताइए। क्या पूछ रहा था? नेट फोर्स ऑफ बुयंसी। आपने देखा होगा जब भी कोई सबमर्ज बॉडी होती है तो उसमें दो फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं। एक होता है उसका खुद का वेट और एक होता है फोर्स ऑफ बुयंसी। खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है यानी कि ग्रेविटी की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑफ बुयंसी होता है वो अपवर्ड एक्ट करता है। तो क्वेश्चन आया था कि डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑफ बुयंसी।
अब कई सारे बच्चे क्या करके आ गए, फोर्स ऑफ एनर्जी निकाल के आ गए, यानी कि केवल अपवर्ड फोर्स निकाल के आ गए, जबकि इसमें नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेके। सो दोस्तों देखा आपने, एक छोटे से वर्ड की मिस्टेक से अगर आपने छोटे से वर्ड को मिस कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। पूछा जा रहा है नेट फोर्स, आप निकाल के आ रहे हो केवल फोर्स ऑफ एनर्जी। सो दोस्तों यही मिस्टेक्स है जो गेट के एस्पिरेंट करते आ रहे हैं। तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है गौरव सर कि ये रीडिंग एबिलिटी कैसे बेहतरीन हो। इसके लिए एक सजेशन देता हूं दोस्तों आपको। सजेशन ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस पर टूटो मत एकदम से, पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो अच्छे से। अभी आप देखो, अभी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास अभी काफी समय है, तो आप जो भी न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, जो भी न्यूमेरिकल आप लगाने जा रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ो और उसमें जो भी डेटा दिया गया है, जो भी डेटा दिया गया उसको लिखो कि गिवन दैट आरपीएम इज दिस मच, थिकनेस इज दिस मच, लेंथ इज दिस मच, पावर इज दिस मच, वॉट एवर द गिवन, वॉट एवर डेटा इज गिवन, उसको लिखो पहले। तो दोस्तों इससे पता क्या होगा, आपको जरूर लगेगा कि गौरव से इतना लंबा मेथड क्यों करवा रहे हो। बेटा लंबा नहीं है ये। अगर आप इस काम को 21-22 दिन लगातार कर लोगे ना तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपकी डेटा पिकिंग एबिलिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। आपको पता होगा कि अच्छा ये पावर दी है, इसकी यूनिट इतनी है, वगैरह वगैरह, तो आपको अपने आप ही रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना मेरी बात को हमेशा दोस्तों, क्वेश्चन रीडिंग इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन रीडिंग इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। इसलिए जितनी शिद्दत से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उतनी शिद्दत से पहले उसको पढ़ो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाइए और इसको इंप्रूव करने के लिए एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा तरीका ये है कि हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चन को पहले समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो आई होप कि आप इस चीज पर काम करेंगे। दोस्तों एक और मेजर गलती जो गेट के एस्पिरेंट करते हैं और वो क्या है, लेस कमांड ऑन यूनिट्स। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को यूनिट का कन्वर्जन नहीं आता कि कैसे किलो को मेगा में कन्वर्ट करें, कैसे माइक्रो को किलो में कन्वर्ट करें, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट्स पे कमांड आनी चाहिए। दोस्तों अभी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो ये मेरा एक वीडियो है जो इसी यूट्यूब चैनल जीबी लाइन्स पे पड़ा हुआ है। मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझा है कि यूनिट पे कैसे कमांड आपको करनी है, कैसे आप अपनी यूनिट कन्वर्जन को बेहतरीन कर पाएंगे। तो दोस्तों एक मेजर गलती है गेट एस्पिरेंट के लिए कि वो यूनिट पे काम ही नहीं करते हैं। उनको लगता है यूनिट तो बहुत सिंपल चीज़ है और सर यूनिट क्यों बता रहे हो। तो दोस्तों सुनो इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, आजकल जो गेट के पेपर है उसमें न्यूमेरिकल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली जो ऑप्शंस होते हैं ना वो हमें हिंट देते हैं। सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया और आपका आंसर आया मान के चलिए 100, और आपने देखा ऑप्शन में तो 100 है ही नहीं कहीं पे भी। ध्यान से सुने, एक क्वेश्चन आपने कोई भी किया और आपका आंसर आया 100 और आपने देखा ऑप्शन में तो 100 है ही नहीं, तो आपको क्लिक करेगा कि यार मैंने कहीं गलती कर दी है, क्योंकि ऑप्शन ने आपको हिंट दे दी ना, क्योंकि ऑप्शन में 100 तो है ही नहीं। तो जब क्वेश्चंस में ऑप्शन होते हैं तो आपको हिंट देते हैं। अब गेट ने क्या किया बेटा, आपकी इस हिंट को छीन लिया और बोला कि भैया न्यूमेरिकल में हम लोग वो देंगे ही नहीं, ऑप्शन देंगे नहीं, आप खुद ही निकाल के आओ। अब इमेजिन करो आपने 100 आंसर निकाला और ऑप्शन कुछ है ही नहीं, तो आप डेफिनेटली 100 पुट करके आओगे ना, जो कि गलत आंसर है। इसलिए गेट ने आपकी हिंट को छीन लिया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको पढ़ो पहले कि किस यूनिट में पूछा जा रहा है। वो किलो वॉट में पूछा जा रहा है कि वॉट में पूछा जा रहा है कि मेगा वॉट में पूछा जा रहा है कि वो एमएम में पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीटर में पूछा जा रहा है। उसके हिसाब से यूनिट को कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करने के बाद आंसर पुट करिए। और इस यूनिट कन्वर्जन पे कमांड करने के लिए दोस्तों ये जो वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल जीबी लाइन्स पे पड़ा हुआ है। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत प्यारा लगेगा और आपके यूनिट पे जो कमांड हो जाएगी ना इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आप किसी भी यूनिट को चुटकी भर में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ पर भी प्लीज़ कमांड करिए आप। दोस्तों एक और बड़ी गलती वो ये कि बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देते, और टेस्ट सीरीज अगर देते भी है तो उनको पता नहीं टेस्ट सीरीज दी कैसे जाती है, टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि गेट की मेजर मिस्टेक्स में ये भी है, ठीक है, कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी सारी गलतियां आपको बताएगी। क्योंकि जब आपको गलतियां पता होंगी तभी आप उनको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दूर कर पाओगे। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेस्ट सीरीज पोर्टल पे, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों एक और बड़ी गलती, और वो ये कि जो गेट का एस्पिरेंट है वो साल भर तैयारी करता है, बहुत अच्छी तैयारी करता है, बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है, बट वो भूल जाता है कि वो 3 घंटे भी बहुत अहम है, वो 3 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो एग्जाम हॉल में बैठा होगा।
तो दोस्तों उस एग्जाम हॉल में कैसे आपको अपीयर होना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन 3 घंटों के लिए, वो बेटा मैंने समझाया हुआ अपने इस वाले वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा दोस्तों आप लोगों के लिए। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल जीबी लाइन्स पे पड़ा हुआ है, आप जाइए और समझिए कि उन 3 घंटे में आपको कैसे अपीयर होना है गेट एग्जाम के अंदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये था गेट के बारे में सारा ज्ञान। और दोस्तों ये जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, ये कोई हवाबाजी में नहीं बताई है मैं पिछले 10 सालों के लगभग से गेट और ईएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, और ये जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बातें हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट के ऊपर करी हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को इकट्ठा किया था और उनसे पूछा था कि क्या क्या दिक्कत आपको फेस होती हैं, और उसके बाद ये बातें मैंने आपको बताई हैं। इसलिए ये बिल्कुल प्रूव्ड बातें हैं और इनको आप जरूर फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली विदा लेता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू गाइस।